नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है नेकपुर। इसी गांव में रहने वाले जाट परिवार में सुषमा का जन्म हुआ था। 26 साल की सुषमा अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़ी थी। सुषमा की 5 बहनें और एक भाई है। भाई तीसरे नंबर का है। 3 छोटी बहनों को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी है। सुषमा जब स्कूल में पढ़ती थी और उसकी उम्र 13 साल थी, उसी समय से उसे रागिनी और लोकगीत गाने का ऐसा शौक लगा कि वो जल्द ही रागिनी गायकों की मंडली में जाकर गाने लगी। 16 साल की उम्र तक आते आते सुषमा इलाके की जानी मानी युवा रागिनी गायक बन गई। सुषमा को उसके गांव के नाम नेकपुर के नाम से पुकारा जाने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान रागिनी गायिका सुषमा नेकपुर के रूप में कायम हो गई। सुषमा की कला को देखकर उसकी तीसरे नंबर की बहन सोनू को भी स्कूल समय से ही गाने बजाने का शौक लग गया और वो भी बाद में अपनी बहन सुषमा की तरह न सिर्फ स्टेज पर रागिनी गायिका की तरह परफॉर्म करने लगी, बल्कि रागिनी पर होने वाले ग्रुप डांस में भी शामिल होने लगी। सोनू को बचपन से ही मर्दाना लिबास और मर्दाना रूप रंग में रहने का शौक था, इसलिए वो ज्यादातर पैंट शर्ट पहनती। उसकी हेयर स्टाइल भी मर्दों जैसे ही थी। धीरे धीरे सोनू के साथ एक उपनाम भी जुड़ गया, सम्राट, और लोग उसे सोनू सम्राट के नाम से जानने लगे। सुषमा ने छोटी बहन सोनू के हुनर को देखकर उसे भी अपने साथ जोड़ लिया। सुषमा और सोनू की मंडली का ग्रेटर नोएडा की सिसोदिया म्यूजिक कंपनी से करार था। सुषमा के स्टेज शो को सिसोदिया म्यूजिक कंपनी ही रिकॉर्ड करके उसकी सीडी बाजार में बेचती थी। साथ ही सुषमा के स्टेज शो और रागिनी के वीडियो यूट्यूब पर भी डाले जाते थे, जिस पर सिसोदिया म्यूजिक कंपनी का ही अधिकार था। सुषमा और सोनू सम्राट कुछ ही सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग जागरण से लेकर स्टेज शो कराने के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम देकर बुलाने लगे। गांव देहात में रहने वाले लोगों को जवान होती बेटी के हाथ पीले करने की बहुत जल्दबाजी होती है। सुषमा ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसके माता पिता ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान सुषमा को गाजियाबाद में रहने वाला एक युवक संदीप कौशिक पसंद आ गया। जब परिवार वालों ने सुषमा के लिए लड़कों की खोजबीन शुरू की, तो सुषमा ने उन्हें अपनी पसंद के बारे में बताया। सुषमा अपने पैरों पर खड़ी थी, वो बालिग थी और साथ ही परिवार की मदद भी करती थी। इसलिए माता पिता ने विजातीय होने के बावजूद सुषमा को संदीप कौशिक से शादी करने की मंजूरी दे दी, क्योंकि वो ब्राह्मण जैसी उच्च जाति का लड़का था। संदीप एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, संयुक्त परिवार में रहता था और विजातीय होने के कारण उसके परिवार के रस्मों रिवाज और संस्कार भी सुषमा से अलग थे। सुषमा ज्यादातर जागरण की पार्टियों और शादी समारोह के फंक्शन में अपने ग्रुप के साथ जाती थी। इन सब कारणों से सुषमा समय बेसमय अपनी ससुराल आती जाती थी, जिसके चलते जल्द ही अपने पति संदीप कौशिक और उसके परिवार वालों से सुषमा की अनबन शुरू हो गई। 7-8 महीने भी नहीं बीते थे कि सुषमा और संदीप का मन मिटाव इस मुकाम पर पहुंच गया कि उसने सुषमा से अलग होने का फैसला कर लिया। सुषमा और संदीप अलग अलग तो रहने लगे, लेकिन उनका संबंध इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। परिवार वालों के कहने पर सुषमा ने गाजियाबाद कोर्ट में अपने पति संदीप के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। ये मामला 2-3 साल तक अदालत में चलता रहा। इस दौरान सुषमा अपनी बहन सोनू के साथ पूरी तरह रागिनी गायन के कार्यक्रमों में व्यस्त रहने लगी। सुषमा ने अब अपने गांव नेकपुर की जगह ग्रेटर नोएडा में ही फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि गांव से आने जाने में उसे काफी परेशानी होती थी। सुषमा दिनों दिन लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले रागिनी के शौकीनों में उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी।
इधर 4 साल पहले अदालत में चल रही दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से परेशान होकर संदीप कौशिक ने सुषमा से अदालत से बाहर उसे 10 लाख रुपए का हर्जाना देकर समझौता कर लिया और दोनों के बीच रजामंदी से तलाक हो गया। पति से तलाक के बाद सुषमा एक बार फिर आजाद हो गई। सुषमा अब अपने रागिनी गायन के काम में पूरी तरह खो गई। अब ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी लड़कियां भी सुषमा की शिष्य बनकर उससे रागिनी की कला और गायन विद्या सीखने लगी। जिन दिनों अदालत में सुषमा का अपने पति से तलाक का मुकदमा चल रहा था, उन्हीं दिनों सुषमा की जिंदगी में गजेंद्र भाटी ने प्रवेश किया। गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर का रहने वाला गजेंद्र भाटी एक जमींदार परिवार का नौजवान था। परिवार में पत्नी रीना के अलावा 3 बच्चे भी थे। गजेंद्र भाटी को उसके दोस्त गज्जी के नाम से पुकारते थे। उसके बिलासपुर और दनकोर में 2 ईंट के भट्टे थे। इसके अलावा गांव में उसकी खेती की कई बीघा जमीन थी। उसने ग्रेटर नोएडा में साई प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस भी खोल रखा था। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों में उसने फ्लैट खरीदकर पैसों का निवेश भी किया हुआ था। कहते हैं जब इंसान के पास दौलत आती है तो साथ में बुरी आदतें भी आनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र को भी अमीरी के साथ शराब पीने और लड़कियों के साथ अय्याशी की लत लग गई थी। वो अक्सर दोस्तों के साथ अपने ऑफिस और फार्म हाउस में शराब की पार्टियां करता था। कभी कभी इन पार्टियों में कॉल गर्ल भी बुलाई जाती थी। गज्जे की पत्नी रीना गांव की एक सीधी सादी और साधारण शकल सूरत वाली थी, इसलिए वो घर से बाहर सुंदर लड़कियों में अपने लिए खुशी तलाशता था। करीब 5 साल पहले गज्जी की सुषमा से पहली मुलाकात नोएडा की सिसोदिया कैसेट कंपनी के ऑफिस में हुई थी। गजेंद्र भाटी व सुषमा की आवाज में एक भजन की कैसेट रिकॉर्ड करवाने के लिए आया था। अमूमन सोनू और सुषमा साथ ही परफॉर्म करती थी, पर उस भजन कैसेट में सुषमा ने अकेले ही परफॉर्म किया था क्योंकि ये भाटी की डिमांड थी। गजेंद्र पहली मुलाकात में ही सुषमा पर फिदा हो गया। उसने सुषमा को उस भजन के लिए मुंह मांगी रकम दे दी, जिससे सुषमा भी पहली ही बार में उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी थी। सुषमा और गजेंद्र की मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई। सुषमा की लोकप्रियता के चर्चे गजेंद्र ने पहले भी सुने थे। जब सुषमा हकीकत में गजेंद्र की दोस्त बन गई तो गजेंद्र उसे अपने साथ इधर उधर घुमाने लगा। गजेंद्र के पास पैसे की कमी नहीं थी, लिहाजा सुषमा को प्रभावित करने के लिए वो उसे महंगे तोहफे देता था। इस सब का असर ये हुआ कि दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार और अपनेपन के भाव पैदा हो गए। हर औरत को एक मर्द के सहारे की जरूरत होती है, लिहाजा जब गजेंद्र जैसा अमीर और जवान दोस्त सुषमा के प्यार में डूबा तो सुषमा भी उसके प्यार में डूबने से बच नहीं सकी। दोनों के बीच में जल्द ही जिस्मानी संबंध भी कायम हो गए। एक बार दोनों के बीच रिश्ते कायम हुए तो फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा। इसके बाद जल्द ही गजेंद्र ने सुषमा के सारे खर्चे भी उठाने शुरू कर दिए। जिस फ्लैट में सुषमा अपनी बहन सोनू सम्राट के साथ रहती थी, उसके किराए से लेकर घर के तमाम खर्चे भी गजेंद्र ही उठाने लगा। एक तरह से गजेंद्र और सुषमा बिना शादी के पति पत्नी के तौर पर साथ में रहने लगे थे। चूंकि तब तक सुषमा का संदीप के साथ कानूनी तलाक नहीं हुआ था, इसलिए सुषमा और गजेंद्र ने लिव इन में रहने के बावजूद अपने संबंधों को दुनिया से छिपा कर रखा था। लेकिन जब 4 साल पहले सुषमा का तलाक हो गया तो सुषमा ने अपने परिवार के सामने गजेंद्र के साथ अपने संबंधों का इजहार कर दिया। चूंकि गजेंद्र ने सुषमा से वादा किया था कि वो जल्द ही उससे शादी कर लेगा, इसलिए सुषमा के परिजनों ने गजेंद्र के साथ भी उसके संबंधों को कबूल कर लिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुषमा की जिद पर गजेंद्र ने एक मंदिर में जाकर पुजारी के सामने सुषमा के गले में माला डालकर मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने वादा किया कि अपने परिवार को मनाने और पत्नी को तलाक देने के बाद वो उसके साथ विधिवत रूप से शादी कर लेगा। सुषमा ने उस समय गजेंद्र की इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। गुपचुप ढंग से की गई शादी के कुछ दिन बाद सुषमा को पहले पति से हर्जाने के रूप में जो 10 लाख रुपए मिले थे, उसमें से 7 लाख रुपए गजेंद्र ने सुषमा से ये कहकर ले लिए थे कि उसके सारे खेत इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर दिए हैं और उसे पैसों की जरूरत है। सुषमा से लिए हुए पैसों से भाटी ने
ब्रीजा कार खरीदी, लेकिन उसे भी उसने अपने नाम करा लिया था। ये कार उसने किसी ब्रजपाल नाम के व्यक्ति के नाम पर ली, जिसके बारे में सुषमा को जरा सा भी इल्म नहीं हुआ। यही कार उसने सुषमा को इस्तेमाल करने के लिए दी हुई थी। इधर समय बीतने के साथ सुषमा बीच बीच में अक्सर पूरे समाज के सामने गजेंद्र को शादी करने का वचन याद दिलाने लगी। समय इसी तरह से तेजी से बीतने लगा। इस दौरान उसने गजेंद्र के 2 बच्चों के रूप में 3.5 साल पहले एक बेटी और उसके 1.5 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि गजेंद्र अब समाज में सुषमा को एक पत्नी की हैसियत से अपने साथ लेकर आता जाता था, लेकिन उसने अपने परिवार के बीच अभी भी उसे वो दर्जा नहीं दिया था। गजेंद्र ने जब सुषमा से संबंध बनाए थे, तभी उसने वादा किया था कि वो उसके और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक फ्लैट खरीद कर देगा। 2 साल पहले उसने ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 सेक्टर की मित्रा एनक्लेव सोसाइटी में C104 नंबर का 3 बेडरूम का फ्लैट खरीदा और तभी से सुषमा अपनी बहन और बच्चों के साथ वहां जाकर रहने लगी थी। लेकिन गजेंद्र ने इस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराई। इस फ्लैट को भाटी ने ये बोलकर खरीदा था कि वो सुषमा के लिए है। इसलिए सुषमा ने कहा कि मेरे नाम मत खरीदो, इसे बेटे के नाम कर दो। लेकिन उसने दोनों के नाम पर ना करके रजिस्ट्री खुद के नाम कर ली। इससे सुषमा को अपने दोनों बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। इन वजहों से अब गजेंद्र और सुषमा के बीच अक्सर विवाद होने लगा था। पहले तो ये सुषमा पूरे समाज के सामने गजेंद्र से अपने संबंधों की मान्यता चाहती थी। दूसरे वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए मित्रा सोसाइटी के फ्लैट को अपने नाम कराने की जिद करने लगी थी। ये विवाद समय के साथ साथ इस तरह बढ़ने लगा कि अक्सर कई दिन तक दोनों के बीच में बातचीत तक बंद हो जाती थी। मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने का विवाद धीरे धीरे इस कदर बढ़ता चला गया कि सुषमा गजेंद्र से अपना और अपने बच्चों का हक भी मांगने लगी थी। तब गजेंद्र को लगने लगा कि उसने अपने गले में मुसीबत डाल ली है। वो कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। 13 फरवरी 2018 को तो सुषमा और गजेंद्र के बीच इस बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि गजेंद्र ने सुषमा को धमकी दी कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं कुछ भी कर दूंगा। रोज रोज की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गजेंद्र ने आखिर फैसला किया कि वो सुषमा नाम के कांटे को ही अपनी जिंदगी से निकाल देगा। इसलिए करीब 7 महीने पहले से ही गजेंद्र ने सुषमा की हत्या की साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। इसके लिए पहले गजेंद्र ने सुषमा के मोबाइल फोन पर कुछ ऐसे संदिग्ध फोन करके उसे जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे लोगों को लगे कि सुषमा को पहले से ही धमकियां दी जा रही थी। बाद में उसने अपने लोगों के जरिए सुषमा के फेसबुक व सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियां करवानी शुरू कर दी ताकि वो बदनाम हो जाए। जब ये बात सुषमा ने गजेंद्र को बतानी शुरू की तो गजेंद्र ने सुषमा को ये विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि शायद सुषमा का पहला पति संदीप उसे परेशान कर रहा है। दरअसल अब गजेंद्र को सुषमा पर यह भी शक होने लगा था कि सुषमा का उसके अलावा किसी अन्य के साथ भी संबंध बना हुआ है, क्योंकि वो अब ज्यादातर घर से बाहर रहने लगी थी। जब गजेंद्र समझ गया कि सुषमा को रास्ते से हटाने की पृष्ठभूमि तैयार है, तो उसने अपने ड्राइवर अमित से एक दिन कहा कि यार ये सुषमा आजकल बहुत परेशान कर रही है, कोई ऐसा आदमी बता जो सफाई से इसका काम कर दे और मेरे ऊपर भी कोई शक ना जाए। गजेंद्र ने यह भी कहा कि इस काम के लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। अमित गजेंद्र का बहुत पुराना ड्राइवर था। उसके हर सुख दुख के साथ उसके हर रात में भागीदार रहता था। जब उसने देखा कि गजेंद्र भैया बहुत परेशान है, तो उसने इस बारे में अपने गांव बिलासपुर में रहने वाले अपने चाचा अजब सिंह से बात की। अजब सिंह कुंवारा था, क्योंकि बचपन से ही वो अपराधियों की सोहबत में रहता था, इसलिए उसने भी शादी नहीं की थी। अजब सिंह ने अमित और गजेंद्र से इस बारे में विस्तार से बात की। जब वो उनका मकसद समझ गया तो अजब सिंह ने बुलंदशहर के मेहसाणा गांव में रहने वाले अपने दोस्त प्रमोद को एक दिन ग्रेटर नोएडा बुलवा लिया। प्रमोद ने जब पूरी बात जान ली तो उसने गजेंद्र से सुषमा की हत्या करने के लिए 15 लाख रुपए मांगे। लेकिन जब गजेंद्र ने इतने रुपए देने से मना किया तो सौदेबाजी होने लगी। आखिर में 8 लाख रुपए में प्रमोद से सुषमा की हत्या का सौदा तय हो गया।
गजेंद्र ने तय रकम में से आधे यानी 4 लाख रुपए एडवांस में दे दिए, जबकि बाकी काम होने के बाद देने तय हुए। लेकिन गजेंद्र ने शर्त रखी थी कि काम इस तरह होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई आंच ना आए, लिहाजा इसके लिए एक योजना तैयार की गई। प्रमोद ने इसके लिए एक क्लाइंट बनकर सुषमा से मुलाकात की और अपने गांव मेहसाणा में 19 अगस्त 2019 को एक रागनी कार्यक्रम के लिए उसे 15,000 रुपए में आमंत्रित कर लिया। इसके अलावा प्रमोद ने अपने गांव में भी समारोह के लिए टेंट आदि लगवाए और उसमें लोगों को आमंत्रित कर लिया। इस काम में भी जो खर्चा हुआ वो गजेंद्र ने ही वहन किया था। 19 अगस्त 2019 को सुषमा सोनू व एक शिष्य वैशाली और ड्राइवर को लेकर मेहसाणा गांव पहुंच गई। उसके ग्रुप के बाकी लोगों को सीधे अपने साधन से वहीं पहुंचना था, लेकिन वहां जाकर एक अजीब सा हादसा हो गया। सुषमा को तो लगा था कि गांव में पहुंचकर उसका भव्य स्वागत होगा। हालांकि वो तय समय पर ही समारोह में पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर पहुंचते ही समारोह के आयोजक प्रमोद के अलावा कई लोगों ने उनके साथ इस बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया कि वो समारोह में 2 घंटे लेट आई है और उनके बहुत से मेहमान वापस लौट गए। सुषमा ने जब उन्हें समझाना चाहा कि वे समय पर पहुंचे हैं, तो प्रमोद व उसके साथी भड़क गए। कई लोग उनसे हाथापाई करने लगे। कुछ लोगों ने अचानक उसकी गाड़ियों पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिससे उसकी गाड़ी के शीशे टूट गए। 1-2 लोगों ने जब लाठियों का रुख सुषमा की तरफ किया तो सुषमा मौके की नजाकत को समझकर तत्काल गाड़ी में बैठ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, ड्राइवर सचिन ने गाड़ी वहां से दौड़ा दी, लेकिन इस आपाधापी में सुषमा को कुछ चोटें जरूर लगी। इस घटना में सुषमा के साथ उसकी बहन और साथी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रहे थे। सुषमा के कहने पर सचिन ने गाड़ी का रुख बुलंदशहर कोतवाली देहात की तरफ मोड़ दिया। उसने वहां जाकर कार्यक्रम के संचालक प्रमोद के अलावा अनजान लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इधर जब ग्रेटर नोएडा वापस लौटने के बाद सुषमा ने गजेंद्र को अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी, तो उसने सुषमा को बताया कि हो ना हो इस मामले के पीछे भी संदीप के लोगों का ही हाथ है। हालांकि उस दिन सुषमा का खात्मा नहीं होने के कारण गजेंद्र को अजब सिंह, अमित और प्रमोद पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। गजेंद्र ने उस दिन सुषमा के साथ ऐसा बर्ताव किया मानो उसे ही सुषमा की सबसे ज्यादा फिक्र हो और उसके लिए बेहद चिंतित है। गजेंद्र ने सुषमा को तमाम मतभेदों के बाद इस बात की सख्त हिदायत दी कि अब वो जहां भी जाएगी अपने बारे सारी जानकारी उसे जरूर देगी, ताकि उसे पता तो रहे कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। मेहसाणा गांव में सुषमा की हत्या करने की योजना के नाकाम होने से सुषमा की हत्या की सुपारी लेने वाला प्रमोद, अजब सिंह और अमित परेशान जरूर हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गजेंद्र भाटी से वायदा किया कि हर हाल में वे अब की बार शिकार का कत्ल करके ही उसे अपना मुंह दिखाएंगे। इसके बाद अजब सिंह और प्रमोद ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने परिचित जेवर के एक अपराधी संदीप और अगोता के रहने वाले मुकेश को इस योजना में शामिल कर लिया। प्रमोद ने सुपारी की रकम में से 2 लाख रुपए भी उन दोनों को दे दिए। साथ ही उन्हें अलीगढ़ से एक पिस्टल व तमंचा खरीदकर उन दोनों को लाकर दे दिया। इधर बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें उन्होंने प्रमोद की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो अपने घर से फरार था। लिहाजा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। इस दौरान सुषमा लगातार बुलंदशहर पुलिस के अधिकारियों से संपर्क करके खुद पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी का दबाव बनाती रही। दूसरी तरफ गजेंद्र भी सुषमा की हत्या के लिए फाइनल साजिश तैयार करने में जुटा था। उसने एक दिन इस साजिश में शामिल लोगों को ग्रेटर नोएडा बुलाकर उन्हें पूरी रणनीति समझा दी। उसने सभी आरोपियों को वारदात करने के लिए नए सिम कार्ड खरीद कर दिए और हिदायत दी कि इस काम के संबंध में सभी लोग नए सिम का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा गजेंद्र ने संदीप, मुकेश, प्रमोद, अजब सिंह और अमित को 15 सितंबर को मित्रा सोसाइटी के सामने बनी अंसल सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेकर दिया। घटना वाली सुबह गजेंद्र सुषमा के साथ घर में ही था। सुषमा अपनी बहन और वैशाली को साथ लेकर उसे ये बताकर बुलंदशहर गई थी कि वो शाम तक लौट आएगी। गजेंद्र ने उसी दिन सुषमा की हत्या का फैसला कर लिया, क्योंकि सुषमा उसे बता चुकी थी कि वो 1-2 दिन में बीजेपी ज्वाइन करने वाली है।
गजेंद्र जानता था कि अगर सुषमा ने सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसे मारना भी मुश्किल हो जाएगा और बुलंदशहर में हमले का राज भी खुल सकता है, क्योंकि पुलिस उसकी छानबीन फिर तेज कर सकती है। गजेंद्र जानता था कि सुषमा ने बतौर कलाकार के तौर पर बहुत नाम कमा लिया था, लेकिन अब वो राजनीति में जाकर कोई मुकाम हासिल करना चाहती है। उस दिन सुषमा इसी मकसद से बुलंदशहर गई थी, जहां वो बुलंदशहर भाजपा जिला अध्यक्ष हिमांशु मित्तल से जिला कैंप कार्यालय पर मिली थी। मित्तल ने उसे 1-2 दिन में ही किसी कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने का आश्वासन दिया था। राजनीतिक रूप से मजबूत होने के बाद सुषमा उसके लिए और ज्यादा घातक और बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए उस दिन दोपहर बाद से ही गजेंद्र सुषमा से लगातार फोन पर बात करते हुए उसकी लोकेशन की पल पल की जानकारी लेकर अपने साथियों को देता रहा। उसने उन्हें हिदायत दी कि सुषमा का आज ही काम तमाम होना है। शाम 6 बजे गजेंद्र की सुषमा से हुई बात से ये पता चल गया कि अगले 2 घंटे के भीतर सुषमा घर लौट आएगी। तो मुकेश व संदीप अपनी बाइक लेकर हेलमेट लगाकर पहले से ही सोसाइटी में आकर छिप गए। संयोग से किसी ने उन्हें भीतर आने से नहीं रोका, न ही उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद मुकेश व संदीप को बैकअप देने के लिए सोसाइटी से कुछ ही दूर गजेंद्र की फॉर्च्यूनर कार में अमित, प्रमोद व अमित सिंह भी बैठे थे। वारदात से आधा घंटा पहले संदीप और मुकेश ने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे, क्योंकि गजेंद्र उन्हें बता चुका था कि किसी भी समय सुषमा अपनी ब्रेजा कार से सोसाइटी के गेट पर आकर रुकने वाली है। गजेंद्र ने उन्हें यह भी बता दिया था कि सुषमा गेट पर ही गाड़ी से उतर जाएगी, क्योंकि उसने सोसाइटी के बाहर एक स्टॉल से दूध लाने के लिए उसे बोला है। बस मुकेश और संदीप सोसाइटी के भीतर बाइक पर सवार होकर मुख्य द्वार की तरफ देखने लगे, ताकि जैसे ही सुषमा गेट पर उतरे वे उसका काम तमाम कर दे। वैसा ही हुआ जैसी योजना तैयार हुई थी। सोसाइटी के मुख्य द्वार पर सुषमा ने गाड़ी रुकवाई और वो नीचे उतर गई। ठीक उसी समय दोनों शूटर संदीप और मुकेश ने बाइक स्टार्ट की और ठीक मुख्य द्वार के पास सुषमा के पास जाकर रुक दी। बाइक पर पीछे बैठे मुकेश ने नीचे उतरकर पिस्टल निकालकर सुषमा पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चला दी। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में संदीप और मुकेश ने अपने काम को अंजाम दे दिया और उसके बाद बाइक से फरार हो गए। करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुकेश ने अपने मोबाइल में से नया सिम निकालकर उसमें अपना पुराना सिम डाला और उससे गजेंद्र को फोन करके सूचना दी कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। बस यहीं पर उनसे चूक हो गई। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की तो मामले के जांच अधिकारी सुरजीत उपाध्याय ने ऐसा महसूस किया कि सुषमा की हत्या के बाद गजेंद्र और उसका चालक अमित सबसे ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं। दोनों ही अस्पताल में सबसे ज्यादा रो रहे थे। ऐसा आमतौर पर वही लोग करते हैं जो ऐसा जताना चाहते हैं कि उन पर किसी को शक ना हो। हालांकि गजेंद्र पोस्टमार्टम आदि कराने के बाद नेकपुर स्थित सुषमा के गांव भी पहुंचा था और उसने ही सुषमा के शव को मुख अग्नि भी दी थी। यही कारण था कि सुषमा के परिवारजनों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ था। मामले के जांच अधिकारी सुरजीत उपाध्याय को सुषमा की बहन सोनू ने सिर्फ यही बताया था कि वारदात वाली रात 8 बजे वो अपनी बहन सुषमा के साथ बुलंदशहर जिले से लौटी थी। वहां वे किसी काम से भाजपा कार्यालय गए थे। इसके बाद सुषमा कोतवाली देहात थाने में अपने ऊपर हमले के पुराने केस के सिलसिले में भी प्रगति जानने के लिए पहुंची थी। वारदात वाले दिन सुषमा की कार खुर्जा के कलेना गांव निवासी उसका ड्राइवर सचिन चला रहा था। साथ में उसकी शिष्या वैशाली भी थी। वारदात वाली रात को सोनू ने किसी पर भी शक नहीं जताया था, लेकिन अगली सुबह उसने पुलिस को जो शिकायत लिखकर दी उसमें सोनू ने लिखकर दिया था कि हेलमेट लगाने वाले हमलावर मित्रा एनक्लेव सोसाइटी में रहने वाले ब्रिजेश की बाइक पर सवार थे। इस शिकायत में बाइक का नंबर भी लिखा गया था। पुलिस ने जब सोसाइटी में रहने वाले ब्रिजेश से पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास तो बाइक है ही नहीं। ये भी पता चला कि ना तो वो सुषमा को जानता है और ना ही सुषमा से उसका कोई लेना देना है। साथ ही छानबीन में पता चला कि जो नंबर सोनू ने शिकायत में लिखकर दिया था उस नंबर की कोई बाइक पंजीकृत ही नहीं है। जब जांच अधिकारी सुरजीत उपाध्याय ने सोनू से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि यह शिकायत उसके जीजा गजेंद्र भाटी ने लिखकर उसे दी थी। बस इसी के बाद गजेंद्र भाटी जांच अधिकारी के शक के दायरे में आ गया। गजेंद्र भाटी पर पुलिस का शक तब यकीन में बदल गया
जब अगले दिन सोनू ने जांच अधिकारी के सामने एक नया खुलासा किया। दरअसल सोनू इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि सुषमा और गजेंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए सोनू ने वारदात के बाद ही गजेंद्र से पूछ लिया था कि गजेंद्र सच बताओ, इसके पीछे किसका हाथ है। गजेंद्र जानता था कि सोनू बहुत कुछ जानती है और वो सुषमा और उसके बारे में पुलिस को काफी कुछ बता सकती है। इसलिए उसने सुषमा का अंतिम संस्कार करने के बाद सोनू से कहा, सोनू तुम तो जानती ही हो कि सुषमा ने किस तरह मेरी जिंदगी को नर्क करके रख दिया था। इसलिए मजबूरी में मुझे ही सुषमा का काम तमाम करना पड़ा। क्योंकि गजेंद्र जानता था सुषमा की मौत के बाद अब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह जाएगी। इसलिए उसने सोनू को लालच दिया कि वो किसी तरह पुलिस को बरगलाकर इस मामले को शांत करवा दे। इसके बदले वो उसे 50 लाख रुपया दे देगा ताकि उसकी आगे की जिंदगी आराम से चल सके। लेकिन सोनू ने अगले ही दिन ये बात जांच अधिकारी सुरजीत को बता दी, जिसके बाद गजेंद्र पूरी तरह पुलिस की नजर में चढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने गजेंद्र और सुषमा के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड निकाले। इसकी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वारदात वाले दिन गजेंद्र ने सुषमा से अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा बात की थी। साथ ही ये बात भी पता चली कि गजेंद्र सुषमा से बात होने के बाद हर बार अलग अलग नंबरों पर कुछ देर बात करता था। कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि जिस समय सुषमा को गोली लगी उसके कुछ देर बाद गजेंद्र के मोबाइल पर एक अलग नंबर से कॉल आई थी। क्राइम ब्रांच की टीम के प्रभारी यतेंद्र ने जब उस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये नंबर उसी मोबाइल फोन में चल रहा था जिस पर सुषमा की हत्या होने से पहले एक दूसरा सिम लगा था और गजेंद्र उस नंबर पर बात कर रहा था। इस जांच के बाद कड़िया से कड़िया जुड़ती चली गई और पुलिस की जांच टीमों ने गजेंद्र, उसके ड्राइवर अमित के चाचा अजब सिंह, प्रमोद, संदीप और मुकेश को संदेह के दायरे में रखकर जांच आगे बढ़ानी शुरू कर दी। तब तक पुलिस ने गजेंद्र को ये आभास नहीं होने दिया कि वो शक के दायरे में है। इन सभी के मोबाइल की निगरानी शुरू की गई तो पता चला 6 अगस्त की शाम को इन सभी की लोकेशन एक ही जगह पर है। इसी के आधार पर पुलिस ने अपनी घेराबंदी शुरू कर दी और शाम को मुकेश और संदीप के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें घायल होने के बाद संदीप और मुकेश पुलिस के चंगुल में फंस गए। बस इसके बाद पुलिस को जांच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और इसके बाद गजेंद्र, अमित, अजब सिंह और प्रमोद सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी सुरजीत उपाध्याय ने मित्रा एनक्लेव सोसाइटी के गेट से कब्जे में ली गई सीसीटीवी फुटेज से भी सुषमा पर गोली चलाने वाले संदीप और मुकेश के हुलिये का मिलान कराया तो उनका हुलिया मेल खा गया। पुलिस ने वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली जिसे हत्या को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ में पता चला कि गजेंद्र पिछले कई महीनों से सुषमा से छुटकारा पाने की साजिश बनाने में जुटा था। किसी को उस पर शक न हो इसके लिए उसने वारदात के बाद सुषमा के पूर्व पति संदीप कौशिक के खिलाफ सुषमा के मन में जहर भरना शुरू कर दिया था ताकि सुषमा की हत्या के बाद पुलिस पूरी तरह संदीप कौशिक को शक के दायरे में रखकर जांच पड़ताल में उलझ जाए। इसके लिए सुषमा ने गजेंद्र के कहने पर अपनी हत्या से कुछ माह पहले बीटा 2 पुलिस स्टेशन में और एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी थी कि उसका पहला पति उसे इसलिए परेशान करता है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है। सुषमा ने संदीप के खिलाफ फेसबुक समेत सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को उस समय गंभीरता से नहीं लिया था। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने वाली बीटा 2 थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।